नमस्कार, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABSD, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर। इनकम टैक्स में जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, उसमें हमने मकान संपत्ति से आय चैप्टर के बारे में बात की थी। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मकान संपत्ति से जो आय शीर्षक है, ये हमारा इनकम का दूसरा शीर्षक है। पहला शीर्षक हम पहले पढ़ चुके हैं, वेतन था हमारा, और दूसरा शीर्षक जो है, सेकंड जो है हेड, वो है मकान संपत्ति से आय। यहाँ पर मैंने आपको कुछ आवश्यक जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो भी बताए थे कि कोई भी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में तभी टैक्सेबल होगी जबकि एक तो आय जो है वो फिर मकान या फिर मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। दूसरा, जो करदाता है वो मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। और तीसरा, करदाता मकान का जो यूज़ है वो खुद के व्यापार या पेशे के लिए ना करे। तो ये तीनों शर्तें पूरी होने पर ही कोई भी इनकम मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मकान संपत्ति से आय के अंदर हम मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करें, यानी कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है जो, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें। इसके बारे में यहाँ हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली। एक तो इसमें खुद के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य, और दूसरा आता है किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। एनुअल वैल्यू का जो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए आयकर अधिनियम की धारा जो 23 है, उसके अनुसार ही इसको 2 भागों में बांटा गया है। वार्षिक मूल्य के निर्धारण को स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य, और दूसरा किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। मकान संपत्ति से आय की जो कैलकुलेशन है, उसका एक्चुअली बेसिक जो आधार है, जो बेस है, वो एनुअल वैल्यू ही है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2 पॉइंट्स है। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ किराए पर उठाई गई हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य हम कैसे निर्धारित करें, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स को कंपेयर करना होता है, कुछ एक वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है बेसिकली। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। किराए पर उठाई गई फर्स्ट पॉइंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट का ए में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट आपको ए के अंदर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में इसी प्रकार से लिख लेने हैं। म्युनिसिपल वैल्यू से हमारा क्या मतलब होता है, जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं या फिर जो और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो स्थित मकान हैं उन पर म्युनिसिपल टैक्सेस वसूल करने के उद्देश्य से हर मकान का वैल्यूएशन इस आधार पर करती हैं या किया जाता है कि मकान कितने एनुअल रेंट पर उठाया जा सकता है। इससे ही उस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है। दूसरा, हमने ए के सेकंड पॉइंट में फेयर रेंट मतलब उचित किराया को रखा है। उचित किराए से मतलब किराए की वो राशि है जो ऐसे ही मकान को आसपास के एरिया में किराए पर देने से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही मकान को आसपास के एरिया में किराए पर देने से जो राशि प्राप्त की जा सकती है, उसे हम फेयर रेंट कहते हैं। तो ए के अंदर फर्स्ट में म्युनिसिपल वैल्यू और सेकंड पॉइंट में फेयर रेंट। देन बी में हम रखते हैं स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि मानक किराया। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अंतर्गत निर्धारित किराए से है। मकान मालिक इस प्रकार से निश्चित किए गए स्टैंडर्ड रेंट से अधिक प्राप्त करने के लिए कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए फेयर रेंट किसी भी स्थिति में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है किराया नियंत्रण अधिनियम, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो किराया निर्धारित किया जाता है। मकान मालिक इस प्रकार से जो मानक किराया होता है उससे ज़्यादा किराया प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और जो उचित किराया है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से, यानी कि मानक किराए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब आपने देखा कि फर्स्ट में हमने ए और बी रखे। ए में 2 पॉइंट्स रखे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, और बी में रखा है स्टैंडर्ड रेंट,
राइट। अब हमको क्या करना है कि ए के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड है उनमें से जो ज़्यादा वैल्यू है उसको डिटर्मिन कर लेना है। देन उसको कंपेयर करना है आपको बी से। ए के फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यू अधिक है उसको लेना है, उसको कंपेयर करना है बी से। तो ए और बी में जो कम होगा, ठीक है, उसको रखना है। और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? सेकंड में रखना है एक्चुअल रेंट को। ये है आपका सेकंड एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है उसके लिए हमें एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को लेस कर देना होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे एक्चुअल रेंट। तो आपको फाइनली क्या करना है फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में से जो ज़्यादा हो उसको लीजिए, उसको ए मानिए। ए और बी में से जो कम हो उसको लीजिए, उसको आप फर्स्ट मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में जो आपका ज़्यादा होगा वही वैल्यू जो होगी आपकी उसको हम कहेंगे बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके। तो जो राशि इस प्रकार फर्स्ट सेकंड में से ज़्यादा, ए बी में से कम और उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेकंड पॉइंट यानी एक्चुअल रेंट से, तो जो दो अधिक होगी फर्स्ट और सेकंड में उसको आप मानेंगे बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। इसके बाद आपको बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मकान के खाली रहने की अवधि का किराया रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड को घटा देना है और जो शेष राशि है उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। इसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू को घटाने के बाद जो राशि बचेगी उसको हम कहेंगे एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस कीजिए आप रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, आपके पास आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस को कम कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एनुअल वैल्यू। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है, म्युनिसिपल टैक्सेस की राशि तभी घटानी है जबकि इनका भुगतान मकान मालिक के द्वारा किया जाए। यदि इसका भुगतान किराएदार के द्वारा किया जाता है तो इसको नहीं घटाना। म्युनिसिपल टैक्सेस की राशि जो है उसकी अदत्त यानी कि बकाया राशि को नहीं घटाया जाता और म्युनिसिपल टैक्सेस की जो चुकाई गई राशि है उसके संबंध में कटौती दी जाती है, चाहे चुकाई गई राशि किसी भी ईयर से संबंधित हो। एक यहाँ पर और पॉइंट है, यदि मकान गत वर्ष 2019-20 में बनवाया, खरीदा या बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल रेंट की गणना केवल उतने महीनों के लिए की जाएगी। यदि मकान गत वर्ष 2019-20 में बनवाया, खरीदा या बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट, चारों, फिर से रिपीट कर रही हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट, इनकी गणना केवल उतने ही महीनों के लिए की जाएगी जितने महीनों के लिए मकान करदाता के पास था, ठीक है। चार चीज़ें, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट, इनकी गणना केवल उतने ही महीनों के लिए कीजिए जितने महीनों के लिए मकान करदाता के पास रहा है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ एनुअल वैल्यू कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट में एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आप उसी प्रकार कंपेयर करते हुए जो वैल्यू आपको यहाँ लेनी है उसे ले लेंगे। देन आपको माइनस कर देना है रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जितना समय मकान खाली रहा है उस खाली रही समयावधि के किराए को आपको बेस फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा देना है। जो वैल्यू आएगी उसे आप कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको नगर पालिका के कर यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं उनको घटा देना है। उसके बाद जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग बचेगी वो होगी आपकी एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है किराए पर दिए हुए मकान या किराए पर उठाए गए मकान की एनुअल वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया कि मकान संपत्ति की आय की गणना का जो मुख्य आधार है वो वार्षिक मूल्य ही है, इसलिए ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये आपका था आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये बात की कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें होगा वो होगा स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।